महावीर ने कहा है, जिसे पाना हो उसे देखना शुरू करना चाहिए, क्योंकि हम उसे ही पा सकते हैं जिसे हम देखने में समर्थ हो जाएं। जिसे हमने देखा नहीं उसे पाने का भी कोई उपाय नहीं। जिसे खोजना हो उसकी भावना करनी प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि इस जगत में हमें वही मिलता है जो मिलने के भी पहले जिसके लिए हम अपने हृदय में जगह बना लेते हैं। अतिथि घर आता हो तो हम इंतजाम कर लेते हैं उसके स्वागत का। अरिहंत को निर्मित करना हो स्वयं में, सिद्ध को पाना हो कभी, किसी क्षण स्वयं भी केवली बन जाना हो, तो उसे देखना, उसकी भावना करनी, उसकी आकांक्षा और अभीप्सा की तरफ चरण उठाने शुरू करने जरूरी है। महावीर से 2500 साल पहले चीन में एक कहावत प्रचलित थी, और वो कहावत थी लाओ त्से के द्वारा कही गई और बाद में संग्रहित की गई चिंतन की धारा का पूरा सार। वो कहावत थी, द सुपीरियर फिजिशियन क्योर्स द इलनेस बिफोर इट इज मैनिफेस्टेड। जो श्रेष्ठ चिकित्सक है वो बीमारी के प्रकट होने के पहले ही उसे ठीक कर देता है। द इन्फीरियर फिजिशियन ओनली केयर्स फॉर द इलनेस विच ही वॉज नॉट एबल टू प्रिवेंट। और जो साधारण चिकित्सक है वो केवल बीमारी को दूर करने में थोड़ी बहुत सहायता पहुंचाता है जिसे वो रोकने में समर्थ नहीं था। हैरान होंगे जान के आप ये बात कि महावीर से 2500 साल पहले, आज से 5000 साल पहले चीन में चिकित्सक को बीमारी के ठीक करने के लिए कोई पुरस्कार नहीं दिया जाता था। उल्टा ही रिवाज था, या हम समझे कि हम जो कर रहे हैं वो उल्टा है। चिकित्सक को पैसे दिए जाते थे इसलिए कि वो किसी को बीमार न पड़ने दे, और अगर कभी कोई बीमार पड़ जाता तो चिकित्सक को उल्टे उसे पैसे चुकाने पड़ते थे। तो हर व्यक्ति नियमित अपने चिकित्सक को पैसे देता था ताकि वो बीमार न पड़े, और बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक को उसे ठीक भी करना पड़ता और पैसे भी देने पड़ते। जब तक वो ठीक न हो जाता तब तक बीमार को फीस मिलती चिकित्सक के द्वारा। ये जो चिकित्सा की पद्धति चीन में थी उसका नाम है एक्यूपंक्चर। इस चिकित्सा की पद्धति को नया वैज्ञानिक समर्थन मिलना शुरू हुआ है। रूस में वे इस पर बड़े प्रयोग कर रहे हैं और उनकी दृष्टि है कि इस सदी के पूरे होते होते रूस में चिकित्सक को बीमार न पड़ने देने की तनख्वाह देनी शुरू कर दी जाएगी, और जब भी कोई बीमार पड़ेगा तो चिकित्सक जिम्मेवार और अपराधी होगा। एक्यूपंक्चर मानता है कि शरीर में खून ही नहीं बहता, विद्युत ही नहीं बहती, एक और तीसरा प्रवाह है प्राण ऊर्जा का, एलान वाइटल का। वो प्रवाह भी शरीर में बहता है। 700 स्थानों पर शरीर के अलग अलग वो प्रवाह चमड़ी को स्पर्श करता है। इसलिए एक्यूपंक्चर में चमड़ी पर जहां जहां प्रवाह अव्यवस्थित हो गया है वहां सुई चोप कर उस प्रवाह को संतुलित करने की कोशिश की जाती है।
बीमारी के आने के 6 महीने पहले उस प्रवाह में असंतुलन शुरू हो जाता है। ये जान के आपको हैरानी होगी कि नाड़ी की जानकारी भी वस्तुतः खून के प्रवाह की जानकारी नहीं। नाड़ी के द्वारा भी उसी जीवन प्रवाह को समझने की कोशिश की जाती रही और 6 महीने पहले नाड़ी अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाती है, बीमारी के आने के 6 महीने पहले। हमारे भीतर जो प्राण शरीर है उसमें पहले बीज रूप में चीजें पैदा होती हैं और फिर वृक्ष रूप में हमारे भौतिक शरीर तक फैल जाती है। चाहे शुभ को जन्म देना हो, चाहे अशुभ को, चाहे स्वास्थ्य को जन्म देना हो, चाहे बीमारी को, सबसे पहले प्राण शरीर में बीज आरोपित करने होते हैं। ये जो मंगल की स्थिति है कि अरिहंत मंगल है, ये प्राण शरीर में बीज डालने का उपाय है। क्योंकि जो मंगल है उसकी कामना स्वाभाविक हो जाती है। हम वही चाहते हैं जो मंगल है, जो अमंगल है वो हम नहीं चाहते। इसमें चाह की तो बात ही नहीं की गई है, सिर्फ मंगल का भाव है। अरिहंत मंगल है, सिद्ध मंगल है, साहु मंगल है, केवली पणतो धम्मो मंगलम। वो जिन्होंने स्वयं को जाना और पाया उनके द्वारा विरूपित धर्म मंगल है, सिर्फ मंगल का भाव। ये जान के हैरानी होगी कि मन का नियम है जो भी मंगल है ऐसा भाव गहन हो जाए उसकी आकांक्षा शुरू हो जाती। आकांक्षा को पैदा नहीं करना पड़ता, मंगल की धारणा को पैदा करना पड़ता है। आकांक्षा मंगल की धारणा के पीछे छाया की भांति चली आती। धारणा पतंजलि योग के 8 अंगों में कीमती अंग है जहां से अंतरयात्रा शुरू होती है। धारणा, ध्यान, समाधि। 6वां सूत्र है धारणा, 7वां ध्यान, 8वां समाधि। ये जो मंगल की धारणा है ये पतंजलि योग सूत्र का 6वां सूत्र है और महावीर के योग सूत्र का पहला। क्योंकि महावीर का मानना यह है कि धारणा से सब शुरू हो जाता है। धारणा जैसे ही हमारे भीतर गहन होती है हमारी चेतना रूपांतरित होती है, न केवल हमारी, हमारे पड़ोस में जो बैठा है उसकी भी। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आप अपनी ही धारणाओं से प्रभावित नहीं होते हैं, आपके निकट जो धारणाओं के प्रवाह बहते हैं उनसे भी प्रभावित होते हैं। इसलिए महावीर ने कहा है अज्ञानी से दूर रहना मंगल है, ज्ञानी के निकट रहना मंगल है। चेतना जिसकी रुग्ण है उससे दूर रहना मंगल है, चेतना जिसकी स्वस्थ है उसके निकट सानिध्य में रहना मंगल है। सत्संग का इतना ही अर्थ है कि जहाँ शुभ धारणाएं हों उस मिलियो में, उस वातावरण में रहना मंगल है। रूस के एक विचारक जो अकुपंक्चर पर काम कर रहे हैं, डॉक्टर सिरोव, उन्होंने यांत्रिक आविष्कार किए हैं जिनसे पड़ोसी की धारणा आपको कब प्रभावित करती है और कैसे प्रभावित करती है उसकी जांच की जा सकती है। आप पूरे समय पड़ोस की धारणाओं से इम्पोज किए जा रहे हैं। आपको पता ही नहीं कि आपको जो क्रोध आया है जरूरी नहीं कि आपका ही हो, वह आपके पड़ोसी का भी हो सकता है। भीड़ में बहुत मौकों पर आपको ख्याल नहीं है, भीड़ में एक आदमी जमाई लेता है और 10 आदमी उसी क्षण अलग अलग कोनों में बैठे हुए जमाई लेना शुरू कर देते। सरों को कहना है कि वो धारणा एक के मन में जो पैदा हुई उसके वर्तुल आसपास चले गए और दूसरों को भी उसने पकड़ लिया।
अब इसके लिए उसने यंत्र निर्मित किए हैं जो बताते हैं कि धारणा आपको कब पकड़ती है और कब आप में प्रवेश कर जाती है। अपनी धारणा से तो व्यक्ति का प्राण शरीर प्रभावित होता ही है, दूसरे की धारणा से भी प्रभावित होता है। कुछ घटनाएं इस संबंध में आपको कहूं तो बहुत आसान होगा। 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15-16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छिपा पड़ा है। उसके पास टिकट नहीं है, वो घर से भाग खड़ा हुआ है, उसके पास पैसा भी नहीं है। फिर तो बाद में वो बहुत प्रसिद्ध आदमी हुआ और हिटलर ने उसके सिर पर 2 लाख मार्क की घोषणा की कि जो उसका सिर काट रहा है। वो तो फिर बहुत बड़ा आदमी हुआ और उसके बड़े अद्भुत परिणाम हुए और स्टालिन, आइंस्टीन और गांधी सब उससे मिलकर आनंदित और प्रभावित हुए। उस आदमी का बाद में नाम हुआ वुल्फ मैसिंग। उस दिन तो उसे कोई नहीं जानता था 1910 में। वुल्फ मैसिंग ने अभी अपनी आत्मकथा लिखी है जो रूस में प्रकाशित हुई है और बड़ा समर्थन मिला है। अपनी आत्मकथा उसने लिखी है अबाउट माई सेल्फ। उसमें उसने लिखा है कि उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन में नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था बिना टिकट के कारण। मैसिंग ने लिखा है कि वो शब्द मुझे कभी नहीं भूलते। टिकट चेकर का कमरे में प्रवेश, उसके जूतों की आवाज और मेरी सांस का ठहर जाना और मेरी घबराहट और पसीने का छूट जाना ठंडी सुबह, और फिर उसका मेरे पास आके पूछना, यंग मैन योर टिकट। मैसिंग के पास तो टिकट थी नहीं, लेकिन अचानक पास में पड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा, अखबार की रद्दी का टुकड़ा मैसिंग ने हाथ में उठा लिया, आंख बंद की और संकल्प किया ये टिकट है, और उसे उठा के टिकट चेकर को दे दिया। और मन में उसने सोचा कि हे परमात्मा, उसे टिकट दिखाई पड़ जाए। उसने उस कागज को पंक्चर किया, टिकट वापस लौट आई और कहा कि when you have got the ticket, why you are lying under the seat? पागल हो, जब टिकट तुम्हारे पास तो नीचे क्यों पड़े? मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन इस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस घटना के बाद पिछली आधे 50 वर्षों में जमीन पर वो सबसे महत्वपूर्ण आदमी था जिसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक अनुभव थे। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। 1940 में एक नाटक के मंच पर जहां वो अपना प्रयोग दिखा रहा था, लोगों में विचार संक्रमित करने का, अचानक पुलिस आके मंच को पर्दा गिरा दिया और लोगों से कहा कि ये कार्यक्रम समाप्त हो गया क्योंकि मैसिंग गिरफ्तार कर लिया गया। मैसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डाल के क्रिमिनल ले जाया गया और स्टालिन के सामने मौजूद किया गया। स्टालिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी के दूसरे की धारणा को सिर्फ आंतरिक धारणा से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। तो मैं तुम्हें इसलिए पकड़ के बुलाया हूं कि तुम मेरे सामने सिद्ध करो। तो मैसिंग ने कहा, आप जैसा भी चाहें। स्टालिन ने कहा कि कल 2 बजे तुम यहाँ रहो बंद। 2 बजे आदमी तुम्हें ले जाएंगे मॉस्को के बड़े बैंक में। तुम क्लर्क को 1 लाख रुपया सिर्फ धारणा के द्वारा निकलवा के ले आओ। पूरा बैंक मिलिट्री से घेरा गया है। 2 आदमी पिस्तौलें लिए हुए मैसिंग के पीछे ठीक 2 बजे उसे बैंक में ले जाया गया। उसे कुछ पता नहीं कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा। जाके ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। उसने कोरा कागज उन 2 आदमियों के सामने निकाला। कोरे कागज को 2 क्षण देखा
ट्रेजरर को दिया और 1,00,000 रूबल। ट्रेजरर ने कई बार उस कागज को देखा, चश्मा लगाया, वापस गौर से देखा और फिर 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रूबल निकाल के मैसिंग को दे दिए। मैसिंग ने बैग में वापस अंदर रखे, स्टेलिन को जाकर रुपए दिए। हैरानी, वापस मैसिंग लौटा, जाके क्लर्क के हाथ में वो रुपए वापस दिए और कहा मेरा कागज वापस लौटा। तो जब क्लर्क ने वापस कागज देखा तो वो खाली था। उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया, वो वहीं नीचे गिर गया। तो वो बेहोश हो गए, समझ के बाहर हो गई बात की क्या हुआ। लेकिन स्टेलिन इतने से राजी न हुआ। कोई जालसाजी हो सकती है, कोई क्लर्क और उसके बीच तालमेल हो सकता है। तो क्रेमलिन के कमरे में उसे बंद किया गया, हजारों सैनिकों का पहरा लगाया गया और कहा कि ठीक 12:05 पर वो सैनिकों के पहरे के बाहर हो जाए। वो ठीक 12:05 पर बाहर हो गए। सैनिक अपनी जगह खड़े रहे, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ा। वो स्टेलिन के सामने जाकर मौजूद हो गए। इस पर भी स्टेलिन को भरोसा नहीं आया। और भरोसा आने जैसा नहीं था, क्योंकि स्टेलिन की पूरी फिलॉसफी, पूरा चिंतन, पूरा कम्युनिज्म का धारणा सब बिखरती है। ये एक आदमी कोई धोखाधड़ी कर दे और सारा का सारा मार्क्सियन चिंतन का आधार गिर जाए। लेकिन स्टेलिन प्रभावित जरूर इतना हुआ कि उसने तीसरे प्रयोग के लिए और प्रार्थना की। उसकी दृष्टि में जो सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी वो ये थी, उसने कहा कि कल रात 12 बजे मेरे कमरे में तुम मौजूद हो जाओ, बिना किसी अनुमति पत्र के। ये सर्वाधिक कठिन बात थी, क्योंकि स्टेलिन जितने गहन पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर दूसरा कोई आदमी कभी नहीं रहा। पता भी नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में है क्रेमलिन के। रोज कमरा बदल दिया जाता था ताकि कोई खतरा ना हो, कोई बम न फेंका जा सके, कोई हमला न किया जा सके। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि 5 नंबर कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी कि 6 नंबर कमरे में है, तीसरी कतार जानती थी कि 8 नंबर कमरे में है। अपने ही सिपाहियों से भी बचने की जरूरत स्टेलिन को थी। कोई पता नहीं होता था कि स्टेलिन किस कमरे में। स्टेलिन की खुद पत्नी भी स्टेलिन के कमरे का पता नहीं रख सकती थी। क्रेमलिन के सारे कमरे जिनमें स्टेलिन अलग अलग होता था करीब करीब एक जैसे थे, जिनमें वो कहीं भी किसी भी क्षण हट सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में था। ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाके स्टेलिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। स्टेलिन भी कब गया और स्टेलिन ने कहा कि तुमने ये किया कैसे, ये असंभव है। मैसिंग ने कहा मैं नहीं जानता, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा कि मैं आई एम बेरिया। मुझे बेरिया रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी था, स्टेलिन के बाद नंबर 2 की ताकत का आदमी। बस मैंने सिर्फ इतना ही भाव किया कि मैं बेरिया हूं और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम बजाने लगे। और स्टेलिन ने सिर्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वो रूस में घूम सकता है और प्रमाणिक 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी, वो सिर्फ मैसिंग के कारण। 1940 तक रूस में कई लोग मार डाले गए जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे। कार्ल आटोविच नाम का एक आदमी 1937 में रूस में हत्या की स्टेलिन की आज्ञा से, क्योंकि वो भी जो करता था वो ऐसा था कि उससे कम्युनिज्म की जो मटेरियलिस्ट भौतिकवादी धारणा है वो बिखर जाती। अगर धारणा इतनी महत्वपूर्ण हो सकती है तो स्टेलिन ने आज्ञा दी अपने वैज्ञानिकों को कि मैसिंग की बात को पूरा समझने की कोशिश करो, क्योंकि इसका युद्ध में भी उपयोग हो सकता है। और जो आदमी मैसिंग का अध्ययन करता रहा उस आदमी ने, नामोव ने कहा है
कि जो अल्टीमेट वीपन है युद्ध का, आखिरी जो अस्त्र सिद्ध होगा वो ये मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा। क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जाएंगे, उस राष्ट्र को अणु की शक्ति से हराया नहीं जा सकता। सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणु बम हो, उनको भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वो अपने ऊपर ही फेंक लें। एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो, उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वापस लौट जाए अपनी ही राजधानी पे गिरा दे। नामोव ने कहा है कि द अल्टीमेट वीपन इन वार इज गोइंग टू बी साइकिक पावर। ये धारणा की जो शक्ति है, ये आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। इस पर रोज काम बढ़ता चला जाता है। स्टालिन जैसे लोगों की उत्सुकता तो निश्चित ही विनाश की तरफ होगी। महावीर जैसे लोगों की उत्सुकता निर्माण और सृजन की ओर है। इसलिए मंगल की धारणा, महावीर ने कहा है, भूल कर भी स्वप्न में भी कोई बुरी धारणा मत करना, क्योंकि वो परिणाम ला सकती है।